नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रेनू धामानी आज आपको कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के चैप्टर 18 भारत में चुनाव प्रक्रिया के बारे में पढ़ाऊंगी। आपको बच्चों पता होना चाहिए कि भारत में चुनाव जो है वो सक्षम बनाते हैं हर नागरिक को सरकार की कार्यविधियों में और सरकार में भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। आप सबको पता है हमारे देश में राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इसके अलावा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं और इन चुनावों को संपन्न करवाने में चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। चुनाव एक जटिल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मशीनरी, नियमों और प्रक्रियाएं सभी को सम्मिलित करते हुए हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया जाता है। वोट देने के अधिकार को हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हर नागरिक जिसने 18 साल की आयु पूरी कर ली है वो बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार मिलता है, सरकार को चुनने का अधिकार मिलता है, उसे ही हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। भारत में चुनाव संपन्न करवाने के लिए हमारे संविधान ने 25 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक निकाय की स्थापना की थी जिसका नाम था बच्चों चुनाव आयोग। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक हमें इस संवैधानिक निकाय के बारे में पता चलता है और ये चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव संपन्न करवाने का कार्य करता है। इसके अलावा राज्यों में भी निर्वाचन आयोग होते हैं जो स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव संपन्न करवाने का कार्य करते हैं। तो आज हम निर्वाचन आयोग और भारत में चुनावी प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत का निर्वाचन आयोग। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अनुच्छेद 324 कहता है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को संपन्न करवाएगा। तो चुनाव का निरीक्षण करना, निर्देशन देना और नियंत्रण करने का कार्य निर्वाचन आयोग का होता है। निर्वाचन आयोग संसद के दोनों सदनों, विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। तो भारत में राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन, विधानसभाओं के चुनाव करवाने में जिम्मेदार कौन होता है? चुनाव आयोग होता है। अब बात करते हैं कि चुनाव आयोग का संगठन क्या होता है। तो बच्चों ध्यान रखना कि चुनाव आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। अन्य चुनाव आयुक्त में अरुण कुमार का नाम आता है, जबकि भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार और सबसे पहले जो चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। अब बात आती है कि 1950 से 1989 तक हमारे भारत में केवल एक सदस्य चुनाव आयोग था। चुनाव आयोग का एक ही सदस्य होता था, लेकिन 1989 के बाद में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होता है। इस प्रकार चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया गया है, जिसके अंतर्गत एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अब बात आते हैं इनका कार्यकाल। तो चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले हो उसके आधार पर उसका कार्यकाल होता है। अब बात आती है कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं, इन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
तो चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो आप सबको ये तो पता चल ही गया होगा कि इनको पदच्युत भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन इनको पदच्युत करने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है। तो देखिए, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने संबंधी प्रक्रिया के आधार पर इनको पदच्युत किया जाता है। केवल यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात है। किसकी बात है? मुख्य चुनाव आयुक्त की। अगर अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाना है तो राष्ट्रपति भी मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर डायरेक्ट अन्य चुनाव आयुक्तों को हटा सकता है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को निभाया जाता है। और आप सबको मैंने पिछले भाग में बताया भी था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद के दोनों सदन अलग अलग बहुमत से पारित करने के बाद ही राष्ट्रपति जी के द्वारा हटाया जा सकता है। अब बात आती है निर्वाचन आयोग की शक्तियां। निर्वाचन आयोग काम क्या करता है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग का प्राथमिक कार्य है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाना, और इसके लिए वो अनेक कार्य करता है। पहला काम है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। आप सबको पता होना चाहिए कि चुनाव क्षेत्र क्या होते हैं। जहां से उम्मीदवार चुना जाता है वो उसका चुनाव क्षेत्र होता है। तो इन चुनाव क्षेत्र को निर्धारित करने का कार्य करता है बच्चों, परिसीमन करता है परिसीमन आयोग। अब ध्यान रखना कि जो परिसीमन आयोग होता है, इसमें परिसीमन आयोग में 5 न्यायाधीश होते हैं। क्या होते हैं? 5 न्यायाधीश होते हैं जो सेवा निवृत्त भी हो सकते हैं और सेवारत न्यायाधीश भी हो सकते हैं। और इस जो परिसीमन आयोग होता है, इसका पदेन सदस्य होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि परिसीमन आयोग पर नियंत्रण, निर्देशन और मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना, चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन करने में भी निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखो, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। परिसीमन आयोग को सचिवालय सहायता प्रदान करने का कार्य निर्वाचन आयोग करता है। तो ध्यान रखना, चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन करने का कार्य भी निर्वाचन आयोग के माध्यम से किया जाता है। दूसरा कार्य है बच्चों मतदाता सूचियां तैयार करना। प्रत्येक मतदान क्षेत्र से क्या की जाती है? मतदाताओं की सूचियां बनाई जाती है। मतदाताओं की क्या बनाई जाती है? सूची बनाई जाती है, जिसे मतदाता सूची कहते हैं। मतदाता सूची कब तैयार की जाती है? संसद और जब विधानसभा चुनाव होने वाले होते हैं, उस समय मतदाता सूची तैयार की जाती है। मतदाता सूचियां आमतौर पर आम चुनाव से पहले, उपचुनाव से पहले और मध्यावधि चुनावों से पहले क्या होता है? इनमें संशोधन होता रहता है। और निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त संगणक अधिकारी जो होते हैं, वो इन सूचियों में संशोधन करने का कार्य करते हैं। हमेशा क्या करते रहते हैं? परिवर्तन करते रहते हैं। मतदाता सूची में से नाम हटाते भी है और नए जिन्होंने 18 साल की उम्र पा ली है, उनके नाम जोड़ते जाते हैं। और तो निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करता है और मतदाता सूचियों में जो पंजीकृत व्यक्ति है, उनका निरीक्षण करता रहता है कि किस व्यक्ति को शामिल किया जाएगा और किस व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा और किसका नाम हटाया जाएगा मतदाता सूची में से। अब बात करते हैं कि आपने 3 चीजें देखी यहाँ पर, आम चुनाव, उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव, जहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आम चुनाव क्या होता है। देखो बच्चों, हर 5 साल में लोकसभा और विधानसभाओं के जो चुनाव संपन्न होते हैं, उन्हें जिसके द्वारा नई सरकार गठित होती है,
उसे हम आम चुनाव कहते हैं, जो हर 5 साल में होता है। उपचुनाव का मतलब है कि मान लो किसी चुनाव क्षेत्र से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई या वहां से किसी ने त्यागपत्र दे दिया, तो उस सीट पर जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक है मध्यावधि चुनाव। 5 वर्ष की कार्यविधि से पूर्ण भंग होने पर नई लोकसभा का अगर गठन हो रहा है तो उसे मध्यावधि चुनाव के नाम से जाना जाता है। यहां से आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है आम चुनाव क्या है, या मध्यावधि चुनाव क्या है, या उपचुनाव क्या है। यहां से आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि मतदाता सूची जो हमें तैयार करनी है और उनको तैयार करने का कार्य संगणक करते हैं, उन संगणकों के द्वारा किन चीजों को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज किया जाता है। तो देखिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 18 साल की होनी चाहिए और उस चुनाव क्षेत्र का क्या होना चाहिए, निवासी हो। उस व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं तीसरा कार्य किसका, चुनाव आयोग का। पहला हमने देखा चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन करना, दूसरा हमने देखा मतदाता सूची तैयार करना और तीसरा कार्य है निर्वाचन आयोग का राजनीतिक दलों को मान्यता। आप सबको पता है कि सरकार बनने के लिए, सरकार बनाने में किसकी भूमिका होती है, राजनीतिक दलों की। राजनीतिक दल अपनी पार्टी के माध्यम से उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और उन उम्मीदवारों के द्वारा सरकार बनाई जाती है। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा यह तय किया जाता है कि जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों के आधार पर तय किया जाता है कि लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव के बाद तय किया जाता है कि किस दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जानी चाहिए और किस दल को क्षेत्रीय दल की मान्यता देनी चाहिए। तो इसकी कुछ शर्तें हैं, उस आधार पर राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का कार्य भी कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। तो देखिए, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का कार्य निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय दल की मान्यता शर्तें क्या है, 4 राज्यों में कुल वैध मतों का उसको कितना मिलना चाहिए, 6% अगर मिला है तो वह दल राष्ट्रीय दल की श्रेणी में आता है। और इसके बारे में हम नेक्स्ट भागों में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय दल की मान्यता शर्तें हैं कि एक राज्य में वैध मतों का कितना मिले, 4% मिले तो वो क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है। कुछ राष्ट्रीय दल, जैसे कि मैं बोलूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, ये कुछ राष्ट्रीय दल है। इसके अलावा तेलुगु देशम, अकाली दल, द्रविड़ मुन्नेड़ कड़क्कम, ये कुछ क्षेत्रीय दल है। तो क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय दल में अगर आना है, मान्यता प्राप्त करना है, तो उसे इस शर्त को पूरा करना पड़ेगा। और अगर किसी दल को क्षेत्रीय दल की श्रेणी में आना है तो उसे इस शर्त को पूरा करना पड़ेगा। तो राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य भी निर्वाचन आयोग करता है। उसके बाद आता है चुनाव चिन्ह आवंटित करना। आप सबको पता है कि हर राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह होता है और चुनाव चिन्ह जो होता है वो राजनीतिक दल की पहचान होती है। जैसे हाथ जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, बीजेपी का कमल का फूल है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, वैसे ही सभी राजनीतिक दलों का एक चुनाव चिन्ह होता है। और चुनाव चिन्ह होने के कई फायदे भी है। क्या फायदा है, एक निरक्षर व्यक्ति जो कि पार्टी के नाम को नहीं पढ़ सकता, वो चुनाव चिन्ह को देख करके वोट कर सकता है। तो ध्यान रखना, निरक्षर व्यक्ति के लिए चुनाव चिन्ह का योगदान होता है। तो राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं और यह चुनाव चिन्ह क्या होते हैं, निरक्षर मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और दूसरी भूमिका है इन चुनाव चिन्हों की कि अगर एक ही नाम वाले 2 उम्मीदवार है तो उनके बीच अंतर कौन करता है, चुनाव
चिन्ह के माध्यम से ही अंतर कर पाते हैं। जैसे एक ही दो उम्मीदवार है, उन दोनों व्यक्तियों के नाम समान है, तो उस स्थिति में हम उस चुनाव चिन्ह को देखकर ही क्या कर पाते हैं, उसका आकलन या उन दोनों में अंतर कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि आपने देखा कि जो निर्वाचन आयोग है वो क्या काम करता है, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करता है, चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, मतदान करवाता है, मतदान का प्रचार कराने में जो आदर्श आचार संहिता है उसको लागू करता है, मतदान की तिथि घोषित करता है। ये सब कार्य करने के लिए उसे कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है। जैसे कि जब चुनाव होते हैं उस समय विभिन्न लोक सेवकों, विभिन्न अफसरों, अधिकारियों, इसके अलावा अध्यापकों, इसके अलावा आप समझ सकते हो चपरासी या बहुत सारे लोगों का सहयोग लिया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी 3 या 4 अधिकारी ऐसे होते हैं जिनकी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। तो उसमें सबसे पहला होता है बच्चों रिटर्निंग अधिकारी, जिसके निर्देशन, नियंत्रण में कार्य होता है। वो कैसे? राज्य सरकार से परामर्श करके रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। रिटर्निंग अधिकारी एक या एक से अधिक क्षेत्र का भी एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। अब ये जो रिटर्निंग अधिकारी होता है वो सभी नामांकन पत्र जो होते हैं, जो भी उम्मीदवार के द्वारा नामांकन पत्र भरा जाता है वो किसको सौंपता है, रिटर्निंग अधिकारी को सौंपता है। रिटर्निंग अधिकारी उन उम्मीदवारों के जो नामांकन पत्र हैं उनकी जांच करता है और जांच करने के बाद उनके नामांकन पत्रों को स्वीकृत करने का कार्य करता है। तो आपने देखा कि चुनाव आयोग नामांकन पत्र भरवाते हैं उम्मीदवारों से, प्रत्याशियों के नाम भरवा करके उनके जो भी उनके क्या होते हैं, नामांकन जो पत्र होते हैं उनकी जांच करने का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा चुनाव चिन्ह आवंटित करने का कार्य भी रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद उम्मीदवारों के द्वारा अगर नाम वापस लिया जाता है, वो भी नाम वापस किसके सामने लेता है, रिटर्निंग अधिकारी के सामने लेता है। अंतिम सूची घोषित करना, उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा, नामांकन पत्र भरने के बाद कुछ उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन पत्र वापस लिए गए। उसके बाद जो अंतिम सूची आती है उस अंतिम सूची को जो घोषित करने का कार्य करता है वो भी रिटर्निंग अधिकारी करता है। उसके बाद आता है मतदान केंद्रों का निरीक्षण करना, उसकी देखरेख में मत पत्रों की गिनती की जाती है और मत पत्रों की गिनती के बाद रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशन में ही परिणाम घोषित किया जाता है। तो आपने देखा कि रिटर्निंग अधिकारी का पद कितना महत्वपूर्ण होता है कि वो नामांकन पत्र भरवाता है, उसकी जांच करता है, उम्मीदवारों के नाम वापस लेता है, अंतिम सूची घोषित करता है, मतपत्रों की गिनती करवाता है और परिणामों की घोषणा करता है। इसके रिटर्निंग अधिकारी के नियंत्रण में कई पीठासीन अधिकारी होते हैं। पीठासीन अधिकारी काम करते हैं बच्चों मतदान केंद्र पर और ये मतदान केंद्र जो होता है वो पीठासीन अधिकारी के नियंत्रण में होते हैं और पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देशन में कार्य करते हैं। पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र की सारी चुनावी प्रक्रिया की देखरेख करता है। हर चुनाव केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी को नियुक्त किया जाता है और ये क्या करवाता है, प्रत्येक मतदाता को स्वतंत्र मतदान का अवसर मिले, ये सुनिश्चित करवाने का कार्य पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। अब पीठासीन अधिकारी के नियंत्रण में 3 या 4 क्या होते हैं, चुनाव अधिकारी होते हैं जो प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपस्थित होते हैं, पीठासीन अधिकारी के नियंत्रण में रह करके कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, मतदाता की उंगली पर न मिटने वाली स्याही लगाते हैं दाईं हाथ की उंगली में, ताकि एक व्यक्ति 2 बार वोटिंग ना कर सके। इसके अलावा प्रत्येक मतदाता के गुप्त मतदान को सुनिश्चित करते हैं। हर एक मतदाता को गुप्त मतदान का अवसर देते हैं क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो ये नहीं देख पाते हैं कि उसने किसको वोट दिया है। तो ये सुनिश्चितता कौन करवाता है, चुनाव अधिकारी करवाता है। इसके अलावा मतदाता का नाम मतदाता सूची में देखता है और उसके आधार पर चुनाव संपन्न करवाने का कार्य करता है। कौन, चुनाव अधिकारी। तो आपने
देखा कि निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के निर्देशन में जो रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और चुनाव अधिकारी का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब बात करते हैं कि भारत में चुनाव प्रक्रिया, जब चुनाव प्रारंभ हो जाता है या चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है, चुनावी तिथि की घोषणा की जाती है, उसी के साथ भारत में चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, चुनाव की अधिसूची जारी होती है और अधिसूची जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी पूरे देश में लागू हो जाती है या संबंधित राज्य में लागू हो जाती है। तो देखिए, लोकसभा के मामले में राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है और विधानसभा के मामले में राज्यपाल अधिसूचना जारी करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकसभा के चुनाव से पहले अधिसूचना कौन जारी करता है, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। आपसे पूछा जाए कि विधानसभा के चुनाव से पहले अधिसूचना जारी कौन करता है, तो आपका आंसर होगा राज्यपाल। अब बात करते हैं कि उम्मीदवार को नामांकन पत्र जमा कराने के लिए 7 दिन का क्या दिया जाता है, वक्त दिया जाता है और किसको छोड़ करके, रविवार को छोड़ करके। तो रविवार को छोड़ने के बाद में वो क्या करता है, अपना नामांकन पत्र भरता है और जो नामांकन पत्र भरता है उस नामांकन पत्र में आयु, नाम, दिनांक, लिंग, ये सब जो है वो नामांकन पत्र के एक निर्धारित प्रपत्र में भरता है और जो निर्धारित प्रपत्र उसने भरा है उसे 2 मतदाताओं द्वारा, उस चुनाव क्षेत्र के 2 मतदाताओं द्वारा स्वीकृत होना चाहिए और प्रत्येक प्रत्याशी को नामांकन पत्र के साथ ही शपथ लेनी पड़ती है और अपना जो नामांकन पत्र है वो वह रिटर्निंग अधिकारी को सौंपता है। तो आपने देखा, सबसे पहले चुनावी अधिसूचना जारी होती है, उसके बाद में क्या होता है, नामांकन पत्र भरा जाता है प्रत्येक उम्मीदवार के द्वारा और वह नामांकन पत्र वह किसको जमा करवाता है, रिटर्निंग अधिकारी को जमा करवाता है। उसके बाद आता है बच्चों सुरक्षा राशि, जो हर प्रत्याशी या उम्मीदवार से ली जाती है। क्या ली जाती है, अगर वह प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है तो उसको कितनी सुरक्षा राशि जमा करानी पड़ेगी, 10,000 रुपए। अगर वो SC और ST का है तो उसे 5,000 रुपए जमा करवानी होगी। विधानसभा चुनाव में भाग ले रहा है तो 5,000 रुपए की राशि जमा करानी पड़ेगी, लेकिन अगर वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से है तो उसको 2,500 रुपए सुरक्षा राशि के रूप में जमा करवानी पड़ेगी। अब मान लो ये जो सुरक्षा राशि है ये वापस जब्त भी हो जाती है। जब्त कब होगी, जब कुल डाले गए वैध मतों का अगर उसे 1/6 भाग भी नहीं मिल रहा है तो उसकी सुरक्षा राशि को जब्त कर लिया जाता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले चुनावी अधिसूचना जारी हुई, उसके बाद नामांकन पत्र भरा गया, उसके बाद में प्रत्येक उम्मीदवार या प्रत्याशी से सुरक्षा राशि ली गई। उसके बाद में क्या होता है, जांच और नाम वापस लेना। आपने देखा कि प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र किसको दिया, रिटर्निंग अधिकारी को, और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि रिटर्निंग अधिकारी जो होता है उन पत्रों की क्या करता है, जांच करता है। उन पत्रों की जांच करने के बाद वो निम्न आधार पर उन नामांकन पत्रों को रद्द भी कर सकता है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निम्न नामांकन पत्रों को रद्द करने का कारण क्या हो सकता है, पहला, उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से कम हो, सुरक्षा राशि अगर उसने जमा नहीं करवाई, मतदाता सूची में उसका नाम पंजीकृत नहीं हो या वो किसी लाभ के पद पर है अभी भी, तो उस उम्मीदवार के नामांकन पत्र को रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा रद्द किया जा सकता है। अब बात करते हैं चुनाव प्रचार और अभियान के। हर उम्मीदवार की अंतिम सूची जारी हो चुकी है। अंतिम सूची जारी होने के कारण प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा चुनाव प्रचार किया जाता है और निर्वाचन आयोग के द्वारा उसे क्या दी जाती है, अनुमति दी जाती है। और आजकल चुनाव आयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, पत्राचार, इनके माध्यम से भी अपना प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्रदान कर रखा है राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने। तो सभी दल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और रेडियो पर अपना प्रचार कर सकते हैं। चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है और राजनीतिक दलों के द्वारा जनसभाएं करके, अपनी चुनावी घोषणाएं करके, घर घर जाकर लोगों से निवेदन करके, राजनीतिक दल के नेताओं के भाषणों को प्रसारित और टीवी पर दिखा करके चुनाव का प्रचार किया जाता है,
ताकि प्रत्येक उम्मीदवार ये चाहता है कि जनता मुझे ही वोट दे और इसी की प्राप्ति के लिए वह घर-घर जाकर निवेदन करते हैं। हर राजनीतिक दल के द्वारा चुनावी घोषणाएँ की जाती है। वो चुनाव के समय हर नागरिक को पता है इस बात का कि चुनाव प्रचार किस प्रकार राजनीतिक दल करते हैं। अब उसके बाद आता है आदर्श आचार संहिता। मैंने आपको बताया दिया कि जैसे ही चुनाव आयोग के द्वारा चुनावी कार्यक्रम को घोषित किया जाता है, उसी के साथ एक आदर्श आचार संहिता का पालन करवाना सुनिश्चित किया जाता है सभी राजनीतिक दलों की सहमति से निर्वाचन आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग चुनावी कार्यक्रम घोषित करने के साथ ही एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है और इस आदर्श आचार संहिता में क्या-क्या चीजें होती है वो देखिए बच्चों। प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों का प्रयोग नहीं करना है। ये कहा जाता है कि वो किसी भी धार्मिक स्थान का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा वह प्रचार करने के समय ऐसा कोई भाषण नहीं दे सकते जिससे सांप्रदायिक घृणा पैदा हो समाज में, तो ऐसा कोई भाषण नहीं दे सकते जिसके कारण विभिन्न धर्मों के बीच में घृणा की भावना पैदा हो। इसके अलावा चुनाव के लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि हर बार सत्तारूढ़ दल पर आरोप लगाया जाता है कि वो क्या चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आदर्श आचार संहिता में कहा जाता है कि आप चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा सरकार के द्वारा कोई नई योजना घोषित नहीं की जा सकती, कोई नई परियोजना प्रारंभ नहीं की जा सकती। इसके अलावा जो भी जनसंचार के साधन है उनका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। तो यह आदर्श आचार संहिता में ये सब बातें शामिल होती है। अब इसके बाद आता है कि खर्चे की जांच पड़ताल। आप सबको पता है कि निर्वाचन आयोग ने निशुल्क प्रचार प्रसार की सुविधा दे रखी है, लेकिन कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो बिना खर्चे के चुनावी प्रचार प्रसार करता है। तो सभी राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव में जो खर्च किया जाता है और जिसका गलत प्रयोग भी किया जा सकता है, इसको रोकने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा एक निश्चित खर्च करने के लिए राजनीतिक दलों को कहा जाता है। और लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों के द्वारा लोग मतदाताओं को अपनी तरफ करने के लिए क्या किया जाता है? मतदाताओं के ऊपर पैसा खर्च किया जाता है। तो चुनाव आयोग के द्वारा जांच पड़ताल की जाती है कि किसी उम्मीदवार ने उस पैसे का मिसयूज करके उम्मीदवारों को अपनी तरफ करके तो चुनाव नहीं जीता है। इसकी जांच पड़ताल की जाती है और अगर जांच पड़ताल में कोई गलत साबित होता है तो उस चुनाव को रद्द भी चुनाव आयोग कर सकता है। तो देखिए, राजनीतिक दलों द्वारा खर्च की गई राशि की जांच करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। संसदीय और विधानसभाओं के चुनाव पर खर्च करने की सीमा निश्चित कर रखी है चुनाव आयोग ने। फिर भी चुनाव परिणाम के बाद 45 दिनों में चुनावी खर्च का लेखा जोखा क्या होता है? जमा होता है, लेखा जोखा किया जाता है और लेखा जोखा में अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो उम्मीदवार का जो क्या है, उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, उसके चुनाव को रद्द कर दिया जाता है। अब बात करते हैं मतदान करवाया और परिणाम घोषित करना। आप सबने देखा कि रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जाता है। रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा हर मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी को नियुक्त किया जाता है और पीठासीन अधिकारी प्रत्येक मतदान केंद्र पर चुनाव करा करके मतपत्रों को सील करता है और मतपत्रों को सील करके रिटर्निंग अधिकारी को सौंपता है। रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा उन मतपत्रों की जांच की जाती है, मतपत्रों की गणना करवाई जाती है और गणना करने के साथ ही परिणाम की घोषणा की जाती है। तो ध्यान रखना, मतदान केंद्र बनाना, प्रत्येक चुनाव केंद्र पर पीठासीन अधिकारी नियुक्त करना, फिर गुप्त मतदान करवाना और फिर मतपट्टियों को सील करके कहाँ भेजना? रिटर्निंग अधिकारी के पास भेजना और रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा उनकी गिनती करवा करके परिणाम की घोषणा करने का कार्य भी किया जाता है। तो आपने देखा, नामांकन पत्र भरवाना, उम्मीदवारों के नाम को वापस लेना, चुनावी प्रचार के लिए आदर्श आचार संहिता लगाना, चुनाव की घोषणा करना, इसके अलावा मतदान का परिणाम घोषित करना, ये सारे कार्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। इसीलिए भारत में चुनाव आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अब बात करते हैं कि भारत के चुनाव आयोग की प्रशंसा न केवल भारत में बल्कि विश्व के
सभी देशों में की जाती है, लेकिन आज भी भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में कई समस्याएं आ रही है, जिनका जिक्र हम कर रहे हैं बच्चों। क्या कि आपने एक चीज देखी कि हमारे यहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव करवाने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया जा रहा है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या होता है बच्चों, मशीन पर क्षेत्र के उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह लिखे जाते हैं और एक मशीन में अधिकतम 16 नाम होते हैं। अगर 16 से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो 2 मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने बटन दबाया जाता है, बटन दबाने के साथ ही मशीन बंद हो जाती है और दोबारा निर्वाचन अधिकारी के द्वारा उस मशीन को चालू किया जाता है। उसके बाद बटन दबाते ही मशीन बंद हो जाती है और 1999 में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग प्रारंभ किया गया था और 2004 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम के प्रयोग के माध्यम से ही चुनाव संपन्न करवाए गए थे। ईवीएम का प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाए जा सके। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में इलेक्ट्रॉनिक मशीन का महत्वपूर्ण योगदान है। फिर भी भारत की चुनाव प्रक्रिया में कई कमियां हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले धन बल। आप सब जानते हैं कि सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा क्या किया जाता है, धन बल का प्रयोग किया जाता है ताकि चुनाव को जीता जा सके। और इसके लिए वो क्या करते हैं, रिश्वत देते हैं, वोटरों को डराते हैं, जाली वोट डलवाते हैं और शराब बंटवाते हैं ताकि आम नागरिक को अपने हित में वोटिंग करवाई जा सके। इसके अलावा भी भारत में बाहुबल का, बंदूक की नोक पर वोट डलवाते हैं। यही कारण है कि आजकल राजनीति में अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जाति और धर्म को आधार बना करके उम्मीदवारों के द्वारा वोट बटोरे जाते हैं और किसी भी राजनीतिक दल द्वारा मैदान में उसी उम्मीदवार को उस चुनाव क्षेत्र में उतारा जाता है जहां पर उस जाति के लोग ज्यादा होते हैं। तो चुनावी प्रक्रिया में जाति और धर्म के आधार पर वोट बटोरे जा रहे हैं। इसके अलावा सरकारी मशीनरी का वहां सत्तारूढ़ दल के द्वारा कई बार प्रयोग किया जाता है। अब आपने देखा कि चुनाव में बहुत सारी कमियां हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए 2 समितियों का गठन भी किया गया, एक तारकुंडे समिति और सेशन समिति। इन दोनों समितियों के आधार पर चुनाव आयोग में या चुनाव प्रक्रिया में कई प्रकार के सुधारों पर जोर दिया गया। पहला जोर कहा गया कि मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी जानी चाहिए और सुरक्षा राशि को क्या किया जाना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया में जाली वोट ना पड़े, इसके लिए फोटो पहचान पत्र को प्रारंभ किया गया और मतदान के परिणाम में क्या नहीं हो, गड़बड़ी ना हो, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया और 2004 से समस्त चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक कंट्रोल पैनल होता है और एक बैलेट, 2 यूनिट्स होती है इसकी, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। चुनाव आयोग का चुनाव रद्द कराने का अधिकार। चुनाव आयोग किसी भी क्षेत्र में अगर उसको गड़बड़ी लगती है तो उस चुनाव क्षेत्र में चुनाव को रद्द करने का अधिकार निर्वाचन आयोग रखता है ताकि वो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को संपन्न करवा सके। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने भारत में निर्वाचन आयोग के द्वारा जो जो कार्य और किए जाते हैं उनके बारे में और भारत में चुनाव प्रक्रिया के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।